अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सभी। ओके, आज से हमने जो है वीक नंबर 3 का एजेंडा स्टार्ट करना है। वीक नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक्स के अंदर जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था। लास्ट वीक में हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स और साइनोसॉइडल सिग्नल्स जो हैं उनके ग्राफ्स को, उनकी इक्वेशंस को अंडरस्टैंड किया था। दो फॉर्म्स के अंदर हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर उसको देखा था और दैन हमने डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर उसको अंडरस्टैंड किया था। और तीन केसेस में उसको जो है हमने तीन डिफरेंट रूल्स से उसको अंडरस्टैंड किया था। अगर हमने कहा था कि उसके साथ जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर वो रियल नंबर्स हैं, दैन आप एक्सपोनेंशियल सर्कल या साइनोसॉइडल सर्कल कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर वो प्योर इमेजिनरी है और दैन अगर वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है इंक्लूडिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी इम्पल्स फंक्शन की, यूनिट स्टेप फंक्शन की, और दैन जो है वो रिलेशनशिप कि अगर आपके पास एक इम्पल्स फंक्शन डिफाइंड है तो हाउ कैन यू गेट द यूनिट स्टेप फंक्शन फ्रॉम दैट इम्पल्स फंक्शन एंड वाइस वर्सा। एट दैट हमने सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी और सिस्टम की डेफिनेशन में हमने कुछ कनेक्शंस देखे थे। एक सिस्टम जो है वो विद इन सिस्टम एक सब सिस्टम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, या वो दोनों का जो है वो आप कम्बिनेशन भी ले सकते हो, सीरीज़ और पैरेलल। और एक थर्ड टाइप हमने देखी थी एक फीडबैक सिस्टम भी हो सकता है जिससे आपकी आउटपुट जो है वो इनपुट को डिसाइड कर रही होगी। तो ये है हमारे लास्ट वीक का रिकैप। अगर लास्ट वीक से कोई क्वेश्चन है किसी को इन बुलेट में से या किसी एक और किसी टॉपिक में से, तो वो जो है वो डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम प्रॉपर्टीज से। चलिए, दैट्स गुड। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो लास्ट टाइम हमने जो है वो सिस्टम के इंटरकनेक्शंस तक वाइंड अप किया था और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में हमने डिफरेंट सिस्टम्स की टाइप्स को एनालाइज करना है कि सिस्टम अगर एक डिफाइन करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी इक्वेशंस की फॉर्म में भी, तो हमें ये देखना है कि वो सिस्टम जो है वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, वो किस प्रॉपर्टी में लाई करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम की हो सकती है वो सिस्टम की मेमोरी हो सकती है, या हम सिस्टम को विद मेमोरी कहेंगे या उसको विदाउट मेमोरी कहेंगे। तो एक सिस्टम मेमोरी लेस तब होगा, अ सिस्टम इज सेड टू बी अ मेमोरी लेस, अगर उसकी आउटपुट डिपेंड करे जस्ट करंट इनपुट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस पूरे बुलेट को अगर हमने एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो मेमोरी लेस सिस्टम वो सिस्टम है जिनकी मेमोरी नहीं होती। इसका मतलब है अगर उनकी मेमोरी नहीं होगी तो वो प्रीवियस इनपुट्स को कहीं सेव नहीं कर सकते। हमें प्रीवियस इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास जो भी इनपुट प्रेजेंट फॉर्म में अवेलेबल होगी उसी से आपकी आउटपुट डिफाइन हो जाएगी। तो इसकी अगर हमने एग्जांपल लेनी हो तो ये है हमारे मेमोरी लेस सिस्टम्स की एग्जांपल्स। अब पहली इक्वेशन में हमारे पास आउटपुट y ऑफ n डिफाइन हो रही है और इस आउटपुट y ऑफ n की अगर आप डिपेंडेंसी चेक करें तो वो करंट x ऑफ n उसके ऊपर डिपेंड करती है और सिमिलरली x n के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं n की वैल्यू को 1 सपोज करता हूँ कि वी आर फाइंडिंग द आउटपुट ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो उसी टाइम के ऊपर आपको x ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए और आपको x ऑफ n के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप किसी भी टाइम के ऊपर प्रीवियस वैल्यूज नहीं चाहिए। तो ये है हमारा मेमोरी लेस सिस्टम। आप जिस इंस्टेंट के ऊपर खड़े हो आपको उसी चीज़ की वैल्यू का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने y ऑफ 1 फाइंड करना है तो मुझे उसी टाइम के ऊपर x ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। मुझे x ऑफ 0 रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे x ऑफ -1 रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे x ऑफ -2 रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि प्रीवियस वैल्यूज थी जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर होनी चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में इस तरह की एबिलिटीज़ हैं तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम जो है वो मेमोरी के विदाउट है या मेमोरी लेस है। या एक और एग्जांपल है कि अगर मैं किसी सिस्टम के अंदर वोल्टेज को ट्रैवल करवाता हूँ और एक साथ रेजिस्टर अटैच कर देता हूँ, तो रेजिस्टर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जो भी आपके x ऑफ t की वैल्यू होगी वो आपके रेजिस्टर से मल्टीप्लाई होगी, आपके y ऑफ t की वैल्यू बन जाएगी। जिस टाइम के ऊपर आप x ऑफ t को फाइंड करोगे उसी टाइम के ऊपर आपको y ऑफ t मिल जाएगा। नो नीड ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन कि प्रीवियसली आपके सर्किट में स्टोर किया था। ठीक है, तो मेमोरी लेस में अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बताओ।
कि ये इक्वेशंस का क्या मतलब है, कैसे ये इक्वेशंस जो है वो एक मेमोरी लेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी का ये दूसरा फिर एंड होगा वो आपका सिस्टम विद मेमोरी होगा। अब विद मेमोरी का मतलब है कि आपकी जो आउटपुट है वो फिर डिपेंड करेगी किसी प्रीवियस वैल्यू के ऊपर भी। तो आपके सिस्टम के अंदर कोई ब्लॉक होगा जिसके अंदर वो प्रीवियस वैल्यू है वो स्टोर्ड हो गई होगी, या आपको किसी तरह से वो प्रीवियस वैल्यू को जो है वो रिट्रीव करना पड़ेगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन में लाएं, मेमोरी लेस सिस्टम वो सिस्टम है जो जस्ट करंट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं। टाइम अगर आप 1 कह रहे हो तो आप हर एक इनपुट टाइम इज इक्वल टू 1 के ऊपर चाहिए होगी। अगर आप n की वैल्यू को 0 कह रहे हो, आपको हर वैल्यू n 0 पे ही चाहिए, n-1 पे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। लेकिन मेमोरी में ऐसा नहीं है। मेमोरी में अगर मुझे y ऑफ t की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, अगर मुझे y ऑफ t की वैल्यू चाहिए तो y ऑफ t, और t को हम अज्यूम करते हैं t इज इक्वल टू 1। अगर मुझे t इज इक्वल टू 1 के ऊपर आउटपुट फाइंड करनी है तो मुझे इनपुट की इंफॉर्मेशन चाहिए t इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो t-1 इज बेसिकली 0। तो जिस इंस्टेंट पे आप खड़े होकर आउटपुट फाइंड कर रहे हो उससे प्रीवियस टाइम की भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम को आप विद मेमोरी बोलोगे, बिकॉज यू नीड द प्रीवियस वैल्यू एज वेल। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसमें आप एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की आउटपुट फाइंड कर रहे हो, और ये आउटपुट जो है वो सम होके आ रही है -इन्फिनिटी से लेके n तक। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1 है। तो आउटपुट को n इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करने के लिए आपको इनपुट की -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज चाहिए, तब आप उनका सम करोगे और तब आपको n इज इक्वल टू 1 की आउटपुट मिलेगी। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिस्टम विद मेमोरी। सिमिलरली यहाँ पे हमने विदाउट मेमोरी में हमने रेजिस्टर की एग्जांपल ली थी। रेजिस्टर ने साथ जस्ट मल्टीप्लाई होना है और आपको आउटपुट मिल जानी है। लेकिन कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं है। कैपेसिटर के केस में आपको क्वाइट पॉसिबल कि कैपेसिटर के ऊपर कुछ इनिशियल चार्ज हो और आपको y ऑफ 1 फाइंड करने के लिए या y ऑफ 0 फाइंड करने के लिए उसके पहले y ऑफ 0 के ऊपर क्या था, क्या वो चार्ज था, वो कितने वोल्ट से चार्ज था, या उसके ऊपर जो है वो क्या पैरामीटर्स थे, उनकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम सिस्टम विद मेमोरी बोलते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में या इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिस्टम विदाउट मेमोरी और विद मेमोरी में अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई है कि ये इक्वेशंस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं सिस्टम्स को, तो वो मेरे से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी से। एक्सक्यूज मी सर, कैपेसिटर की इक्वेशन प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कैपेसिटर की इक्वेशन जस्ट आपने वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो है वो एक डिफाइन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वोल्टेज और करंट जो है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब भी आपने कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करना है तो आपको कैपेसिटर के ऊपर कुछ इनिशियल चार्ज जो ऑलरेडी स्टोर्ड था उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, जिसको हम V ऑफ 0 नेगेटिव फिर आप लिखते हैं। तो ये चीज़ इसमें ऐड होगी। एक तो है ना आपका करंट वोल्टेज जो कि उस टाइम के ऊपर डिफाइन हो रहा है, और एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके -इन्फिनिटी से या t से पहले क्या चल रहा था, उसको हम लेट्स सपोज के इनिशियल कंडीशंस का नाम देते हैं, अगर आपने सर्किट 2 के कोर्स में पढ़ा हो तो जो इनिशियल कंडीशंस आप इसके अंदर ऐड करोगे, दैट इनिशियल कंडीशन इज अ मेमोरी। तो जब भी आप किसी सर्किट 2 की इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जहां आपने कैपेसिटर में कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन कहा था, तो उसके लिए आपको पहले मेंशन किया जाता है कि आपकी कैपेसिटर की जो इनिशियल वैल्यूज हैं या जो इंडक्टर की इनिशियल वैल्यूज हैं वो ये हैं। तो वो आपकी मेमोरी है। उस तरह के सिस्टम को फिर हम सिस्टम विद मेमोरी कहेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ रहा है। ओके सर। जो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो इनवर्स प्रॉपर्टी है, या उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ डिस्टिंक्ट इनपुट्स लीड्स टू डिस्टिंक्ट आउटपुट्स। अब इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम वो इन्वर्टिबल होगा जिसकी स्पेसिफिक इनपुट जो है वो डिस्टिंक्ट आउटपुट को रिप्रेजेंट करें। दैट मीन्स
अगर मैं x इज इक्वल टू 1 देता हूँ आउटपुट डिफरेंट होनी चाहिए, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 देता हूँ आउटपुट डिफरेंट होनी चाहिए। हर एक इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट अगर जनरेट हो रही है, सिस्टम विल बी इनवर्स सिस्टम। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम जो है वो इस प्रॉपर्टी को जो बुलेट नंबर 1 के अंदर मैंने मेंशन की हुई है इसको होल्ड करता है, तो सिस्टम का इनवर्स अवेलेबल होगा। कैसे? अब इसको अगर हम ब्लॉक डायग्राम में देखें तो वो कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर मैं इनपुट x देता हूं किसी सिस्टम को, तो ऑब्वियसली उस सिस्टम में मेरे पास एक आउटपुट जनरेट होगा। अगर सिस्टम इन रूल्स को फॉलो करता है कि वो जो है वो डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स देता है, अगर मैं इनपुट की वैल्यू चेंज करूंगा तो आउटपुट की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। 1 2 3 4 इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो उस सिस्टम की आउटपुट को हम वापस इनपुट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग इनवर्स सिस्टम, उसी का ही इनवर्स लगा देंगे। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इनवर्स सिस्टम की या इस प्रॉपर्टी की एग्जांपल ये वाला सिस्टम हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि x ऑफ t इनपुट है और जो y ऑफ t आपका जनरेट हो रहा है, उस y ऑफ t की जो वैल्यूज डिसाइड होगी वो 2 टाइम्स x ऑफ t होगी। अब अगर आप इनपुट की वैल्यू को 1 करते हो आउटपुट डिफरेंट होगी, अगर आप इनपुट की वैल्यू को 2 करते हो तो आउटपुट स्टिल डिफरेंट होगी। और अगर इस तरह का केस हो रहा है तो हम इस सिस्टम का फिर रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं। अब आउटपुट जो है वो y ऑफ t है, और इस आउटपुट से अगर मैं एक और सिस्टम का इन्वर्स डिफाइन करूं जो कि इस सिस्टम का टोटल रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे 2x था, अब यहाँ पे 1/2y हो गया है, तो y की हर वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, आपको इनपुट मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब जो आउटपुट होगी वो आप जहां से आपने स्टार्ट किया था इस सिस्टम को डिफाइन करना, वहीं पे आप वापस आगे स्टॉप हो गए हो। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x ऑफ t। तो अगर इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लें तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स y ऑफ t। तो दिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स सिस्टम या इन्वर्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क्रीट टाइम के लिए। हमारा x ऑफ n जो है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट करता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज को समेशन करते हैं -∞ से लेकर n तक, और उसको समेशन के बाद हमारे पास डिफरेंट एंड्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं, तो इसको हम देते हैं नाम y ऑफ n का। और अगर इससे हमने वापस अपनी इनपुट्स जो है वो रिट्रीव करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप y ऑफ n के में से उसकी प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे समेशन हो रही थी, यहाँ आपने उसका उल्टा करके सबट्रैक्शन कर दिया। तो अब आपको जो आउटपुट इनवर्स के बाद मिलेगी वो वही होगी जो आपने स्टार्ट में इनपुट दी थी। तो इस तरह के सिस्टम्स में या इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इनवर्स सिस्टम्स, जिनका रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऑलवेज ये वाला केस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ y ऑफ n इज इक्वल टू 0 अ स्ट्रेट डीसी लाइन, अब इसमें हमारे पास जो इन्वर्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी थी वो होल्ड नहीं करती। इन्वर्टिबिलिटी हमें कहती है कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट का होना डिफरेंट जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं n की वैल्यू को 0 करता हूँ आउटपुट इज 0, n की वैल्यू को 1 कर रहा हूँ आउटपुट इज 0, तो हर एक वैल्यू के लिए आउटपुट जो है वो 0 ही है। तो इस 0 आउटपुट से वापस इनपुट अब रिट्रीव नहीं हो सकती। हमें नहीं पता कि कौन कौन सी इनपुट्स दी गई थी जिससे आउटपुट 0 मिली है, बिकॉज ये फंक्शन ऑलवेज 0 है। एक और सिग्नल है y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ t। अब ये आप मुझे बताओ, इज इट इनवर्स सिस्टम और नॉट? नहीं, इनवर्स सिस्टम नहीं है। कैसे नहीं है? नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए सेम आएगा आंसर। एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे भी अब वो वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर मैं x ऑफ t की वैल्यू को -1 कहता हूँ, उसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 1 आएगा, और अगर मैं उसको +1 कहता हूँ और उसका स्क्वायर लेते हैं तब भी आंसर +1 आएगा। तो दो डिफरेंट इनपुट्स ने सेम आउटपुट जनरेट कर दिया है। दैट मीन्स कि इस सिस्टम को वापस हम इन्वर्स नहीं कर सकते।
तो ये एक और एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉजल फंक्शन का या कॉजल प्रॉपर्टी का। अब ये जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम इज कॉजल अगर उसकी आउटपुट डिपेंड करे। अब ये थोड़ा सा ना आपके मेमोरी लेस और मेमोरी से डिफरेंट है। अगर उसकी आउटपुट डिपेंड करती है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर या पास्ट वैल्यू के ऊपर या दोनों के ऊपर, तो आपकी जो आउटपुट आप इस सिस्टम की बनाओगे y ऑफ t, वो एक तो करंट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं या वो कर सकती हैं आपकी प्रीवियस वैल्यूज के ऊपर। टोटल कितनी टाइप्स की वैल्यूज हो सकती हैं? एक हो सकती है कि आप जिस टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो उस टाइम के ऊपर वैल्यू, उसको हम बोलते हैं करंट वैल्यू। और अगर हम कहें कि जिस टाइम पे हम आउटपुट फाइंड कर रहे हैं उससे पहले देखना है तो t-1 फॉर एग्जांपल, उसको हम बोलते हैं प्रीवियस वैल्यू। और अगर हम कहें कि जिस टाइम पे हम चेक कर रहे हैं उसके एडवांस भी देखना है सिस्टम की इनपुट क्या थी, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यूज। कि टी पे क्या हो रहा है, टी से पहले क्या हुआ था और टी के बाद क्या हो सकता है, प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर। तो कॉजल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आपका सिस्टम प्रेजेंट और प्रीवियस इन दो के ऊपर डिपेंड करता है तो सिस्टम इज कॉल्ड कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जस्ट एक टाइप नहीं है, फ्यूचर के ऊपर ये सिस्टम डिपेंड नहीं कर सकता। हमेशा जब भी आप इक्वेशन देखोगे आप उसमें टी देख रहे होगे या t-1 या t- समथिंग देख रहे होगे, तो अगर इनपुट्स के अंदर कुछ ऐसा इक्वेशंस अवेलेबल हैं तो आप जो है उसको कॉजल का नाम दोगे। कॉजल सिस्टम को हम नॉन एंटिसिपेटिव भी बोलते हैं। मतलब हम इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते, हम इसको जो है वो फोरकास्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या चल रहा था। तो ये प्रीवियस के ऊपर डिपेंड करते हैं और करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसमें इसलिए फोरकास्टिंग नहीं है कि नेक्स्ट में क्या हो सकता है। तो इसको नॉन फोरकास्टिंग या नॉन एंटिसिपेटिव बोलते हैं। आपके जितने भी मेमोरी लेस सिस्टम है वो कॉजल है, क्योंकि मेमोरी लेस में हमने कहा था कि आउटपुट जस्ट करंट के ऊपर डिपेंड करेगी, उसमें मेमोरी का कोई जिक्र नहीं होगा, उसमें कोई स्टोरेज नहीं होगी। तो ऑब्वियसली कॉजल की प्रॉपर्टी है कि कॉजल सिस्टम भी या तो करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं या करंट और प्रीवियस के ऊपर डिपेंड करते हैं या जस्ट प्रीवियस के ऊपर करते हैं। तो कॉजल सिस्टम की जो है वो मेमोरी लेस की एक टाइप है या मेमोरी लेस कॉजल की एक टाइप है, क्योंकि मेमोरी लेस के अंदर सिस्टम जस्ट करंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉजल भी ऐसे ही करते हैं, वो करंट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वो प्रीवियस के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? ये वाली एग्जांपल्स हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनमें से कौन से जो है वो कॉजल में लाई करते हैं और कौन कौन से जो है वो नॉन कॉजल है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1 उसको नाम देते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ये सिस्टम जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने डिफाइन किया, उसको हम कहते हैं कॉजल की डेफिनेशन। क्यों? बिकॉज आपके टाइम t की जो आउटपुट है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ठीक है, कॉजल की प्रॉपर्टी में लाई करता है, जस्ट एक पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड ना करे, बस वो प्रेजेंट के ऊपर और प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज अ कॉजल सिस्टम। व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 2? सर ये कॉजल है क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ये प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये प्रीवियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज आपको समेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर n तक की वैल्यूज को। दिस इज n, और आपको आउटपुट भी n पे फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है n भी चाहिए और n से प्रीवियस डेटा भी चाहिए। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कॉजल सिस्टम, बिकॉज फिर दोनों ही आ जाएंगे, आपकी प्रेजेंट इनपुट एंड आपकी प्रीवियस इनपुट्स में डेटा क्या था। तो डेफिनेशन है कॉजल की यही। व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 3? सर ये कॉजल नहीं हो।
दिस इज द नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस डेफिनेशन। क्यों? हमें n की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इनपुट भी n पे चाहिए और इनपुट हमें n+1 पे भी चाहिए, और ये हम फिर फोरकास्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट इनपुट क्या हो सकती है। ये एंटिसिपेटिव है, इसको हम कॉजल की डेफिनेशन में नहीं दे सकते बिकॉज ये फ्यूचर के ऊपर भी डिपेंड करने लग गया है। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 3 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम। व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 4? ये तो बेसिक है, नॉन कॉजल, ठीक है। तो अब आपको जो है वो मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि कॉजल सिस्टम्स जो है वो किस तरह से डिफाइन होते हैं और नॉन कॉजल सिस्टम किस तरह से डिफाइन हो रहे होते हैं। इसको हम फिर जो है वो एक और एग्जांपल से देखते हैं। और अब आपने जो है वो इन सबको मैंने एक के अंदर मिक्स किया हुआ है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो आप मुझे बताओ कि ये कॉजल की एग्जांपल है कि नॉन कॉजल की है। क्या आपकी इनपुट जो है वो फ्यूचर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती हैं? इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास आउटपुट फाइंड की जानी है n इज इक्वल टू वाई n इज इक्वल टू किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो n के ऊपर हमें आउटपुट फाइंड करनी है। तो हमें x ऑफ n माइनस की वैल्यूज चाहिए, प्रीवियस वैल्यूज चाहिए, लेकिन हमें कुछ समेशन भी करना है और समेशन जो है वो k के ऊपर डिपेंड कर रहा है और k की वैल्यू जो है वो -m से लेकर +m तक जाती है। तो जब मैं k की वैल्यू को -m पुट करूंगा, दिस विल बी x ऑफ n minus m, and this is just x of n plus m। तो इसका मतलब है आपको x of n में कुछ ऐड करके उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपको फ्यूचर इनपुट की वैल्यू भी चाहिए होगी टू फाइंड द आउटपुट एट n। तो दिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम। इस पॉइंट की समझ आइए कि ये नॉन कॉजल कैसे बना है? सही दोबारा बता। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें x ऑफ n माइनस के की वैल्यू चाहिए। इसमें m तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट होगा, लेकिन x ऑफ n माइनस के के अंदर अगर मैं k का समेशन पुट करता हूँ और k का जो समेशन है उसकी लिमिट है -m से लेकर +m तक, और हम पुट करते हैं k इज इक्वल टू -m। तो अगर मैं k की जगह पे -m पुट करूंगा तो आपका ये वाला माइनस इस माइनस के साथ माइनस इंटू माइनस विल बी अ प्लस। तो n के अंदर कुछ ऐड हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने नॉन कॉजल सिस्टम में देखा था। जब भी x ऑफ n प्लस समथिंग फाइंड करना पड़ गया, दैट मीन्स कि आप नॉन कॉजलिटी को अप्रोच कर रहे हो, आप सिस्टम में फोरकास्टिंग कर रहे हो कि नेक्स्ट इनपुट क्या हो सकती है। तो इसलिए ये वाला सिस्टम फिर जो है वो नॉन कॉजल की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि लास्ट इक्वेशन कैसे नॉन कॉजल है? यस सर। चलें इसको फिर हम जो है वो नेक्स्ट पे ले चलते हैं। और बाय द वे एग्जांपल 1.12 के अंदर आपकी दो एग्जांपल्स हैं जिनको आपने इसी तरह से डिफरेंशिएट करना है कि वो कॉजल कौन सी हैं और नॉन कॉजल कौन से हैं। तो ये आपने जो है वो खुद करनी है। यस सर y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t -3, ये सर क्या होगा? इसको हम सब सॉल्व करते हैं। y ऑफ t इज इक्वल्स टू इक्वल टू x ऑफ। x t -3। अब आप मुझे बताओ कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है? कौन बताएगा? नॉन कॉजल है सर। कैसे? और ये प्रेजेंट पर और प्रीवियस पर करनी थी, ये तो एक दो स्टेप और पीछे है। देखो प्रीवियस में कभी भी डेफिनेशन ये नहीं होती कि प्रीवियस एक स्टेप प्रीवियस। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस का मतलब है -इन्फिनिटी से लेकर जहां तक भी आप जाओ, लेकिन आपकी नेक्स्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि t है तो t से पीछे बेशक मैं इन्फिनिटी तक चला जाऊं, वो प्रीवियस ही है। ठीक है, तो t -1 -2 -3 -5 -100 -1000 ये सारी की सारी वैल्यूज प्रीवियस वैल्यूज कंसिडर होगी। हम जिस टाइम पे खड़े हैं उससे पहले वाली इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता होगी हमें।
हम ये तो नहीं कर रहे ना कि टी में से कुछ ऐड करके नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। प्रीवियस वैल्यूज तो ऑलरेडी पता होंगी। अगर मैं टी इज इक्वल टू 1 पे खड़ा हूँ तो मुझे टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1 ये तो पहले से पता होना चाहिए कि इस पे क्या आया था। ठीक है, अगर आज के दिन की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कल क्या हुआ था हमारे साथ, मैं जो है 1 साल पहले क्या हुआ था, अनलेस अनटिल हमारी जो है मेमोरी इतनी स्ट्रांग है। तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है तो सिस्टम कॉजर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे अब कल की बात बताओ, टुमारो की, तो क्या होगा? तो अब हम सिस्टम को फोरकास्ट कर रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वो जज कर रहे हैं, या हम कह लो कि थोड़ा सा जो है वो उसको गैस कर रहे हैं। तो जब गैसिंग इन्वॉल्व हो जाएगी ना फ्यूचर की, तो सिस्टम नॉन कॉजर हो जाएगा। तो इसको वापस अगर हम अब इक्वेशन को हम लिखते हैं और ज्यूम करते हैं कि हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो अब मुझे आप बताओ कि दिस सिस्टम इज अ कॉजल और नॉन कॉजल। कॉजल सर। ये कॉजल है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डजेंट मैटर कि वो कितना प्रीवियस है। प्रीवियस की डेफिनेशन में माइनस में जितना भी नंबर है वो सारे प्रीवियस नहीं आएंगे। ओके, बैक टू द स्लाइड्स। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, स्टेबल सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जो हम सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं वो स्टेबल भी है कि नहीं। उसकी एक डेफिनेशन बस आपने अब माइंड में रखनी है। इसकी एग्जांपल भी है, एग्जाम्पल 1.13, उसमें वो एग्जाम्पल लेके आपको समझाता है एक्सपोनेंशियल की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कर चुके हैं, आपने जस्ट उस एग्जाम्पल को एक बार अपने जो है वो गो थ्रू करना है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। अगर हमारी इनपुट्स में एक बाउंड है, लेट्स सपोज कि मैं एक्स ऑफ टी को डिफाइन करता हूँ -1 से लेकर 2 तक। एक बाउंड्री है, लोअर लिमिट डिफाइन है, अपर लिमिट डिफाइन है। मेरे पास जो y ऑफ t बनना चाहिए वो भी विद इन अ बाउंड बनना चाहिए। लेट्स उसको हम नाम देते हैं y1 से लेकर y2 तक। ठीक है, तो अगर हमारे सिस्टम में बाउंडेड इनपुट्स के लिए बाउंडेड आउटपुट्स जनरेट हो रही हैं, सिस्टम स्टेबल होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम फिर अनस्टेबल है। इसकी जो है वो एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर 1.13 है, जिसमें वो 2 एग्जांपल देता है, एक स्टेबल सिस्टम की और एक अनस्टेबल सिस्टम की। तो ये एज अ होमवर्क आपने करना है। एक के ऊपर वो इस तरह का फंक्शन ले रहा होगा ई ऑफ एक्स टी, और एक के ऊपर वो ले रहा है टी डॉट एक्स टी। तो अब इन दोनों में से कौन सा जो है वो स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ये आप जो है वो बुक से डिफाइन करोगे। किस जगह पे हम सर, अगर यस सर जो आउटपुट आएगी वो इनपुट के इक्वल होगी या कोई भी बाउंड हो सकती है? नहीं, इनपुट के इक्वल का नाम नहीं दे रहे। इनपुट के इक्वल तो फिर y इज इक्वल टू टी ही होगा बस। आउटपुट की बाउंड्री डिफरेंट होगी, हो सकती है सेम भी हो सकती है। इनपुट की बाउंड्री डिफरेंट होगी, लेकिन वो बाउंड में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूँ लेट्स सपोज के -1 से लेकर 3 तक की बाउंड्री में, और आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी तक अप्रोच करी जा रही है, वो रुक ही नहीं रही। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इक्वेशन नंबर ये जो हमने अभी लिखी है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स टी, अगर मैं एक्स ऑफ टी को एक बाउंड के अंदर देता हूँ, लाइक यही बाउंड डिफाइन करते हैं -1 से लेकर 2 तक, क्या आउटपुट बाउंड में आएगी? एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 एक आंसर आ जाएगा, मिडिल में अगर वो आंसर आ इनपुट पे जाएगा। डिपेंड कर रही है तो फिर तो वो आउटपुट रेंज के अंदर ही आएगी। तो ये इनपुट पे तो डिपेंड कर रही है ना। हमारा एक्सपोनेंशियल ई जो है वो तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स टी की वैल्यू में हमने लिमिट्स डिफाइन कर दी है, -1 से 2 तक ही जाएगा, इससे नेक्स्ट लेफ्ट या राइट नहीं जा सकता। तो अगर एक्स ऑफ टी की वैल्यू -1 से 2 तक है ना, तो आपका ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है ये बाउंडेड है, ये इन्फिनिटी को कभी अप्रोच नहीं करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम्स। ठीक है, तो इसका जो है वो आप थोड़ा सा बुक से भी इसको स्टडी कीजिएगा कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आप जो है वो ग्रिप हो जाएगी इस पे फिर आपकी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो टाइम इनवेरियंस की है। अब टाइम इनवेरियंस को हम इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। इनवेरियंस का मतलब है कि टाइम के अंदर चेंज, जो टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कैसे? अगर एक सिस्टम है उसमें मैं इनपुट दे रहा हूं एक्स ऑफ टी, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स ऑफ टी सिस्टम से डिफाइन हुआ, पास किया, आउटपुट बन गई वाई ऑफ टी।
अब एक और काम करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं सिस्टम को अप्लाई करने से पहले इनपुट में एक डिले देना चाहता हूं, तो इनपुट में मैंने डिले दे दिया x ऑफ t माइनस स्मॉल t का, तो एक इनपुट पास की जाएगी लेकिन वो डिले के साथ होगी और अब सिस्टम को पास की जाती है। तो अगर सिस्टम में कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाए कि आउटपुट भी उसी लेवल से डिले हो जाए, तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं टाइम इनवेरियंस, कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आई, सिग्नल में जो है वो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आई, अगर इनपुट एक लेवल से शिफ्ट हुआ था आउटपुट उसी लेवल से शिफ्ट हो गया। इस तरह के सिस्टम को हम टाइम इनवेरियंस बोलते हैं। ठीक है, इस लास्ट पॉइंट की समझ आई है? इसको रिपीट करूं? सर रिपीट कर दें। रिपीट कर। टाइम इनवेरियंस का मतलब है सिस्टम का या बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक्स या उसकी सिग्नल की शेप वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं एक सिस्टम डिफाइन करता हूं और मैं कहूं कि वो सिस्टम जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर स्टोर्ड है, वो कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह, इसकी हम एक इनपुट पास करते हैं x ऑफ t। ऑब्वियसली सिस्टम से पास हुआ है, आउटपुट बन जाएगा y ऑफ t। अब अगर मैं ये करूं कि इस सिग्नल को जो x ऑफ t हम पास कर रहे थे, इसको पास करने से पहले एक डिले से गुजारेंगे, इसके अंदर हम कोई t नॉट का डिले डालेंगे और उसको हम एक डिले ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो सिग्नल बनेगा वो होगा आपका x ऑफ t माइनस t नॉट एंड दिस इज योर सिस्टम। अब अगर इस सिग्नल को आप सिस्टम को पास करोगे, सेम सिस्टम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, तो अब जो आउटपुट होनी चाहिए वो अगेन y ऑफ t ही होनी चाहिए, लेकिन उस y ऑफ t के अंदर अब t नॉट का डिले होना चाहिए। तो जो भी डिले आपने इनपुट के अंदर डिफाइन किया था, अगर सिस्टम से पास करने के बाद आउटपुट के अंदर भी वही डिले आएगा, तो सिस्टम विल बी कॉल्ड टाइम इनवेरियंस। वो आपके सिग्नल की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा, वो जितना डिले इनपुट ने दिया था उतना ही डिले आपके आउटपुट में कैटर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें, साइन वेव, साइन ऑफ टी, हमें पता है कि साइन ऑफ टी का एक परफेक्ट ग्राफ होता है जो कि एक स्पेसिफिक साइकिल्स के बाद रिपीट कर रहा होता है। अगर मैं t की वैल्यू को 0 से शिफ्ट करके π/2 तक ले जाऊं, तो ऑब्वियसली आपका पूरे का पूरा आउटपुट भी शिफ्ट होकर π/2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सिग्नल की शेप चेंज नहीं होगी, जस्ट हमारे ग्राफ में या तो नेगेटिव साइड के ऊपर शिफ्टिंग हो रही होगी या पॉजिटिव साइड के ऊपर शिफ्टिंग हो रही होगी। तो ऐसे सिस्टम जिनमें सिग्नल की शेप, सिग्नल का ग्राफ, सिग्नल की इक्वेशन चेंज ना हो आउटपुट की, जस्ट वो लेफ्ट या राइट के ऊपर शिफ्ट हो जाए अगर हमने इनपुट को शिफ्ट किया था तो। ठीक है, पॉइंट समझ आया? तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं टाइम इनवेरियंस। इस पॉइंट की समझ आई है? रेज कर दूं बोर्ड को? यस सर। यस सर, क्लियर है। सर चलें, ये है हमारी प्रॉपर्टीज। एक लास्ट है, हमारे पास टाइम कितना है? ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो 1.14 से 1.16 हैं। और जो एग्जांपल्स में हम जो सिग्नल्स, अभी फॉर एग्जांपल मैंने साइन सिग्नल कहा है ना, इस सिग्नल के ऊपर उसने समझाया हुआ है कि ये सिग्नल जो है वो टाइम इनवेरियंस है। ठीक है, तो इस तरह के 3-4 एग्जांपल्स जो हैं वो 1.14 से 1.16 हैं, ताकि आपको सिस्टम के सिग्नल्स का पता लग जाए कि कौन कौन से टाइम इनवेरियंट हैं। ऑब्वियसली सॉल्व करने वाली एग्जांपल नहीं है, जस्ट एक वो कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स हैं कि ये सिस्टम की एग्जांपल है, ये क्यों जो है वो स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल नहीं है, ये क्यों जो है वो टाइम वेरिएंट है, ये क्यों टाइम इनवेरिएंट है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले करनी है। जस्ट एक बार वो गो थ्रू कर लेना, जितनी भी एग्जांपल वो दे रहा है सिग्नल्स की, वो आपने सारी जो है वो एक बार गो थ्रू करनी है। लिनियरिटी जो है वो आप अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर भी पढ़ी है, जस्ट हम उसको इस के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सिस्टम जो है वो लीनियर तब होगा अगर वो दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है सुपरपोजिशन की। एक है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, एक है जी स्केलिंग प्रॉपर्टी या होमोजेनिटी। मतलब अगर एक सिस्टम जो है वो x को y बनाता है और x1 को y1 बनाएगा, तो इसका मतलब x2 को वो y2 बनाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअली पास कर दूं या इन दोनों को सम करके पास करूं, कोई फर्क नहीं होना चाहिए।
x1 इनपुट से पास सिग्नल सिस्टम से पास किया, वो y1 बन जाएगा। x2 अगर सिस्टम से पास करेगा वो y2 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सम करके पास करता हूं x1 प्लस x2, तो आउटपुट के ऊपर जो सिस्टम बनना चाहिए या आउटपुट बनना चाहिए वो y1 प्लस y2 बननी चाहिए। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप पहले सम कर रहे हो या आप बाद में सम कर रहे हो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। x1 अगर y1 बना रहा है, x2 y2 बना रहा है, तो दोनों का सम जो है वो आउटपुट का भी सम बनाएगा। दूसरी है जी स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगर x1 के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस स्केलर को जो है वो आपकी सिस्टम जो है उसको एज इट इज बाय डिफाइन कर लेगा और साथ आपका आउटपुट डिफाइन हो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे है, अगर x1 जो है वो y1 डिफाइन कर रहा था, तो अगर एक कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उस कांस्टेंट को हम जो है वो एज इट इज साथ लिख देंगे, अगेन y1। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती हैं, स्केलर जो है वो जस्ट एज अ कांस्टेंट डील हो जाएंगे, और अगर एडिटिव है या आप इनपुट्स को ऐड कर लो या आप आउटपुट्स को ऐड कर लो, डजेंट मैटर। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, सिस्टम इज कॉल्ड अ लीनियर सिस्टम। और इसकी जो डिफरेंट सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं वो 1.17 से 1.20 हैं। इस स्लाइड तक बताओ अगर आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज में कोई क्वेश्चन है तो, स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी से लीनियर तक। नो क्वेश्चन? सर ये जो आपने No, sir. इन्वर्टिबिलिटी और इन्वर्स का बताया था, ये दो रिवाइज कर दीजिए। इन्वर्टिबिलिटी और इन्वर्स फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, या ऐसा फंक्शन जिसमें डिफरेंट इनपुट्स डिफरेंट आउटपुट्स बनाए, वो सिस्टम इन्वर्स फंक्शन है या इन्वर्स सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम जो है वो 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2xt, तो इससे हम वाई ऑफ टी को वापस रिट्रीव कर सकते हैं, सॉरी एक्स ऑफ टी को वापस रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे? इक्वेशन को जरा मैनिपुलेट कर लो। अगर y इज इक्वल टू 2x है तो x इज इक्वल टू 1/2y। तो अगर मैं इनपुट पे y दूंगा, मुझे आउटपुट के ऊपर x मिल जाएगा। तो ऐसे सिस्टम जो है वो सॉरी ऐसे सिस्टम जो है वो आपके इनवर्स सिस्टम होंगे जिनका ऑपोजिट एग्जिस्ट करता होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये स्टेबल सिस्टम जो है सर, ये भी एक होता है। स्टेबल सिस्टम्स जो हैं वो ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें अगर आप एक बाउंड्री के अंदर अपनी इनपुट्स को दे रहे हो, तो टाइम बेशक आप जितना मर्जी प्लस या माइनस करते जाओ, आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा, आउटपुट भी बाउंड्री के अंदर रहेगी। एग्जांपल में हमने लिया था एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ऑफ टी, और ये सिस्टम है जी हमारा आउटपुट बनाता वाई ऑफ टी। अगर हम इस सिस्टम में एक बाउंड्री के अंदर एक्स डिफाइन करेंगे, लेट्स सपोज कि बाउंड्री है जी हमारी -10 से +10 तक। अगर इनपुट्स इस बाउंड्री के अंदर है तो आउटपुट भी ऑलवेज एक बाउंड्री के अंदर होगी। अब वो कैलकुलेट कर लो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ -10 क्या बनता है और एक्सपोनेंशियल ऑफ +10 क्या बनता है। ऐसा सिस्टम, अब मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट हो। ठीक है, तो मतलब इन्फिनिट नेगेटिव साइड पे भी ना जा रहा हो और पॉजिटिव साइड पे भी ना जा रहा हो, ऐसा सिस्टम हमारे लिए स्टेबल सिस्टम होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा कि हम एक बाउंड्री के अंदर इनपुट्स दे रहे हैं और सिस्टम जो है वो टाइम पे बढ़ने से बढ़ी जा रहा है, इंक्रीज करी जा रहा है और इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया है, तो ऐसा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल सिस्टम होगा या अनबाउंडेड सिस्टम होगा। Excuse me, उसकी sir. एग्जांपल, यस सर एक फिर एक कांस्टेंट जो डीसी लाइन है पूरा अनस्टेबल होगी? नहीं, डीसी लाइन अनस्टेबल नहीं है।
ये एक सिस्टम अनस्टेबल है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि मैंने y ऑफ t बनाना है डिफरेंट टाइम्स के लिए और x इनपुट है और इनपुट जो है वो अगेन इसी डोमेन के अंदर या इसी लिमिट्स के अंदर डिफाइन है, -10 से लेकर 10 तक का x देना है मैंने, क्या आपका आउटपुट बाउंड है फॉर एवरी टाइम? नहीं, आपका आउटपुट जो है वो -इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। अगर मैं x की बाउंड्री भी रख दूं तो x की बाउंड्री हम कह रहे हैं -10, अगर -10 फिक्स हो गया तो टाइम तो इंक्रीज करी जा रहा है, टाइम कैन गो टू इन्फिनिटी। तो जो टाइम फैक्टर स्केलिंग फैक्टर या जो गेन फैक्टर साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस विल कॉज अनस्टेबिलिटी। तो बाउंडेड इनपुट्स के लिए आपका जो y ऑफ t आउटपुट जनरेट हो रहा है वो अब बाउंडेड नहीं है, वो डायरेक्टली एक गेन टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो टाइम विल इंक्रीज एंड दिस सिस्टम विल कॉज इन्फिनिट आउटपुट। तो ये सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल सिस्टम है, बिकॉज हमने इनपुट की लिमिट्स डिफाइन कर दी हैं लेकिन आउटपुट अभी तक बाउंड के अंदर नहीं आया, आउटपुट बाउंडलेस है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके सर। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। और अब इन प्रॉपर्टीज में आपने जो है वो जितनी भी एग्जांपल्स मैंने इन स्लाइड्स के ऊपर मेंशन की हुई हैं, या आपको वैसे भी अगर बुक आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है तो आपने एग्जांपल से रिलेटेड जितनी भी वहाँ पे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के ऊपर, ऑब्वियसली वो डिफरेंट सिग्नल्स ही होंगे, उन सिग्नल्स को जिसमें हमने कुछ जो है वो यहाँ पे देख भी लिए हैं, आपने एक बार गो थ्रू करना है कि लीनियरिटी कौन कौन से वाले हैं, नॉन लीनियर कौन कौन से वाले हैं, स्टेबल कौन से हो सकते हैं, नॉन स्टेबल कौन से हैं, वेरिएंट कौन से हैं, टाइम इनवेरिएंट कौन से हैं, एंड देन सो ऑन। तो ये सारे आपने जो है वो आई गेस 7-8 एग्जांपल्स बनती हैं जो कि हर एक सिस्टम में हर एक एग्जांपल को ले रहा होगा वो, तो आपने ये एक बार गो थ्रू करनी है, उसकी थ्योरी को एक बार अंडरस्टैंड करना है। और ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो जस्ट आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जांपल्स हैं कि जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ी हैं हमने उनके एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 2। अब जो लास्ट में दो प्रॉपर्टीज, यस सर जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे तो आपको रोका था, वहाँ पे हम सिस्टम को प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट किया था, बट नेक्स्ट टाइम कहा था आपने करेंगे, तो वो अभी तक हमने किया नहीं है। सिस्टम को प्रैक्टिकली देखना हम जो है वो चैप्टर 1 में नहीं करेंगे, हम उसको चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड जब कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे और देन हम इनपुट्स को प्रोवाइड करके आउटपुट्स को फाइंड करेंगे, तो ये चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी चैप्टर नंबर 1 में तो हम जो है बस बेसिक्स कर रहे हैं कि सिस्टम की कनेक्शंस कैसे हो सकते हैं, सिस्टम की टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं, वो जस्ट का बेसिक लेवल का टाइप है कि हम पहले अपने आप को बिल्ड करते हैं और देन हम सिस्टम्स की तरफ आएंगे। सर वो लास्ट लेक्चर में आप कुछ करवा रहे थे, स्लाइड्स में था आपकी, तो वो वहीं तक ही था, लेकिन वो हमने वहाँ पे आपको रोक दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करना था। जो हम इंटरकनेक्शंस पढ़ रहे थे वो जस्ट ब्लॉक डायग्राम तक ही है, अब उनके विदिन एक सिस्टम की जो ब्लॉक डायग्राम हम बनाते हैं वो हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, जो लास्ट में हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी, लीनियर सिस्टम्स और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, अब हम इनको एक स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि लीनियर सिस्टम की जो है वो कैसे आउटपुट जनरेट होती है, टाइम इनवेरिएंट की कैसे आउटपुट जनरेट होती है, कैसे सिस्टम जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं आउटपुट को बनाने के लिए, कैसे हेल्प करती है, टाइम इनवेरिएंस जो है वो हमें कैसे हेल्प करती है। तो लेट्स सी, इसको हम जो है में सुपरपोजिशन और देन आपकी एडिटिविटी और आपका जो है मोड करती हो, काम क्या होता है अगर इनपुट के अंदर डिले आएगा, सेम डिले आउटपुट के अंदर आएगा, आउटपुट का सिग्नल चेंज नहीं होगा। तो ये दो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं प्रॉपर्टीज में। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, उनको एक बार रिकॉल करते हैं। किसी भी सिग्नल को x ऑफ n, अब ऑब्वियसली हम डिस्क्रीट टाइम की बात कर रहे हैं,
किसी भी सिग्नल x of n को you can represent in the form of impulses. Impulse at 1, impulse at 2, plus 3, plus 4. इस तरह अगर impulses को आप ऐड करते जाओ तो आप सिग्नल डिफाइन कर लोगे. कैसे? अगर मेरे पास x of n गिवन है इक्वेशन फिगर नंबर 1 के अंदर, फिगर नंबर 1 के अंदर, अगर इस सिग्नल से मैंने x of -2 के डेटा को एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस हो जाएगा? आप उसके साथ एक शिफ्टेड इंपल्स मल्टीप्लाई करवा दो. इंपल्स की डेफिनेशन ये है कि वो अपने टाइम के ऊपर 1 होगी, बाकी सब के ऊपर वो 0 हो जाएगी. तो आई एम एक्सेसिंग द डेटा एट x of -2 फिगर नंबर बी के अंदर. तो ये क्लियर है कि हमने ये कैसे किया है? जस्ट x के फंक्शन को इंपल्स के शिफ्टेड वर्जन के साथ मल्टीप्लाई करवा दो. इंपल्स कहां पे शिफ्टेड है? इंपल्स n+2 के ऊपर शिफ्टेड है. +2 का मतलब है कि आपने जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, -2 पे आ जाएगी. -2 का डेटा जो है वो सर्वाइव करेगा, बाकी सारे डेटा 0 हो जाएगा. फिगर नंबर बी के अंदर बताओ कोई इशू है तो ये कैसे बनाया? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर. तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको ये क्लियर है और देन मैं आगे मूव कर रहा हूं. ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहीं स्टॉप कर दें हमें, और देन हम इसको जो है एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं. सर एक बार रिपीट कर. ओके, x of n और इम्पल्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर जस्ट हम फिगर नंबर बी को फिलहाल इग्नोर करें और मैं कहूं कि x of n सिग्नल जो है वो इम्पल्स ऑफ n से मल्टीप्लाई होना है. इम्पल्स ऑफ n की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इम्पल्स सिर्फ 0 के ऊपर 1 का सिग्नल देगी और 0 से लेफ्ट और राइट ये सिग्नल 0 होगा. अगर x of n is multiplying by this impulse of n तो कौन सा जो है वो सिग्नल बचेगा और बाकी सारे सिग्नल 0 हो जाएंगे? जस्ट 0 वाला सिग्नल सर्वाइव करेगा बिकॉज 0 पे जो एम्पलीट्यूड है वो इस इंपल्स के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी हर पॉइंट के ऊपर इंपल्स पॉजिटिव एंड्स के ऊपर और नेगेटिव एंड्स के ऊपर इंपल्स 0 है, तो बाकी सारा डेटा 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? सर से 0 पे 1, बाकी सब पे 0. इसको हम लिख सकते हैं x of 0. ठीक है, तो x की वैल्यू जो 0 पॉइंट के ऊपर थी वो सर्वाइव करेगी और बाकी सारी वैल्यूज इंपल्स की वजह से 0 हो जाएगी बिकॉज इंपल्स मल्टीप्लाई हो रहा है उन वैल्यूज के साथ. n = +1, n = +2, हर वैल्यू के ऊपर इंपल्स की वैल्यू 0 है, तो उनसे अगर इंपल्स मल्टीप्लाई होगा दोज वैल्यूज विल बी 0. सिमिलरली नेगेटिव साइड के ऊपर भी -1 से लेकर -∞ तक इंपल्स 0 है, तो अगर इंपल्स उनसे मल्टीप्लाई होगा आउटपुट 0 हो जाएगी. जस्ट एक जगह पे इंपल्स की वैल्यू 1 है और वो n = 0 पे है, तो उसी जगह पे x की जो भी वैल्यू होगी वो सर्वाइव करेगी. बस मैंने उसको x of 0 का नाम दे दिया है. यही वाला काम हमने फिगर नंबर बी में किया है. हमने किया ये है कि इंपल्स को शिफ्ट कर दिया है +2 के साथ. +2 का मतलब है इंपल्स ने नेगेटिव साइड पे जाना है. ठीक है, तो शिफ्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इंपल्स ऑफ n+2 का मतलब है कि आप x of -2 का डेटा रिट्रीव कर रहे हो और बाकी सारा डेटा 0 हो जाएगा. और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं. अगर मुझे x of -1 चाहिए तो इंपल्स के अंदर +1 ऐड कर दो. अगर मुझे 0 चाहिए तो इंपल्स एज इट इज यूज कर लो, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था अभी. ठीक है, तो अगर मुझे x of 1 चाहिए इंपल्स के अंदर -1 ऐड कर दो. अगर आपको x of 2 चाहिए इंपल्स के अंदर -2 ऐड कर दो. और अगर आप इन सारी इंपल्सेस को ऐड कर दो फ्रॉम फिगर नंबर बी से फिगर नंबर f तक, आपको x of -2 से लेकर x of +2 तक का डेटा मिल जाएगा. और ये काम हम जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर मुझे x of -1 चाहिए उसके साथ इंपल्स का +1 ऐड कर दो. 0 चाहिए इंपल्स 0 पे ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो.
अगर x ऑफ 1 का डाटा चाहिए उसके साथ इम्पल्स का शिफ्टेड वर्जन जो है वो n-1 मल्टीप्लाई करवा दो। अब b से लेकर f तक के सिग्नल जो है वो x ऑफ n को डिफाइन कर रहे हैं अगर हम n की रेंज -2 से लेकर +2 तक कर दें। n इज इक्वल टू -2 पे क्या है, ये वाली फिगर, ये फिगर ऐड होगी फिगर नंबर 2 के साथ, फिगर नंबर 2 ऐड होगी फिगर नंबर 3 में, फिगर नंबर 3 ऐड होगी 4 के साथ एंड देन 5 के साथ, और जो ओवरऑल सिग्नल बनेगा वो x ऑफ n होगा विद इन बाउंड्स -2 से 2 तक। और अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि मुझे -∞ से लेकर +∞ तक सारा सिग्नल चाहिए, तो फिर इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x of -3 impulse +3, x of -2 impulse n+2, -1 impulse +1, x of 0 impulse exactly at n, और अगर हम पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं x of 1 impulse के अंदर -1, x of 2 impulse of -2 and then shifted version of -3। क्वेश्चन में अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताओ कि ये कैसे जनरेट हुई है। क्लियर है? मुझे फीडबैक भी दो साथ साथ। यस सर। ठीक है, तो हमने जस्ट x ऑफ n को ऐड कर लिया है और सब सैंपल्स को हमने सम कर दिया है, तो अब जो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्टेंट सैंपल होगा वो x ऑफ n सिग्नल ही होगा, लेकिन हमने उसको अब इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस डिफाइन कर दिया है। इस इक्वेशन को हम एक समराइज वे के अंदर इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने x ऑफ k फाइंड करना है तो उसके साथ n-k की इंपल्स मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, अगर मुझे x ऑफ -3 फाइंड करना था तो n+3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। एग्जैक्टली x ऑफ k फाइंड करना है तो n-k से मल्टीप्लाई करवा दो, और केस की जो वैल्यू है वो इधर -∞ से स्टार्ट होंगी और +∞ तक जाएंगी। तो मैंने सबको इन द फॉर्म ऑफ समेशन रिप्रेजेंट कर लिया है, और अब आपका सिग्नल x जो है वो इंपल्सिस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इंपल्सिस जो है वो शिफ्ट कर रही हैं किस टाइम पे, k टाइम के ऊपर। ठीक हो गया? और इसको हमने नाम दिया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि हम किसी भी फंक्शन को उस इंस्टेंट के ऊपर जाके फाइंड कर सकते हैं जिस इंस्टेंट के ऊपर आपकी इंपल्स शिफ्ट हुई है, और इसको हमने सैंपल करने का नाम दिया था कि हम सिग्नल के सैंपल्स को पिक कर सकते हैं। सैंपल्स को पिक किया, सैंपल्स को ऐड कर दिया, अगेन आपका सिग्नल वापस मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर इंपल्स। और सिमिलरली अगर मैं केस की बाउंड्रीज डिफाइन कर दूं फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और हम कहें कि इंपल्सेस जो है वो ऐड होनी है -k n-k, तो जब k की वैल्यू 0 होगी इंपल्स ऑफ n डिफाइन हो जाएगा, जब k की वैल्यू 1 होगी तो इंपल्स जो है वो n-1 पे हो जाएगा, देन n-2 पे हो जाएगा, देन n-3 पे हो जाएगा, और सबको जब आप ऐड करोगे तो कुछ यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास डिफाइन हो जाएगा। लेट्स सी ग्राफ में कैसे हो रहा है। k की वैल्यू को 0 रखते हैं, इंपल्स ऑफ n, इंपल्स ऑफ n का मतलब है इंपल्स 0 के ऊपर डिफाइन हो जाएगी। लेट मी चेंज द मार्कर। ये रही आपकी इंपल्स 0 के ऊपर। अगर मैं k की वैल्यू को 0 के बाद 1 करता हूं तो इंपल्स ऑफ n-1 बन जाएगा। -1 है, आपने पॉजिटिव साइड के ऊपर शिफ्टिंग करनी है, तो एट 1 आपकी इंपल्स डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3, और अगर आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो आप एक यूनिट स्टेप फंक्शन बना रहे हो जो 0 के बाद हर वैल्यू के ऊपर 1 है। तो ये हमने कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। अब इसमें बताओ किसी का क्वेश्चन है तो। यहां इसको हम करते हैं वाइंड अप, और अगर नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने जो है वो इन सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस एज अ होमवर्क दी है उनको आपने एक बार जो है वो गो थ्रू करना है, और किसी एग्जांपल के अंदर आपको इश्यू होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले उसको स्टार्ट कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसको आपने जो है वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके और विद योर
कंप्लीट डेडिकेशन स्टडी करना है कि अब कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो नए होने वाले हैं, और अगर इन कॉन्सेप्ट्स की आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो नेक्स्ट में आपका सिग्नल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाएगा। तो ये जितना भी काम हम कर रहे हैं कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स एंड देन वो कैसे जो है वो सिग्नल के सैंपल्स को पिक करके एक सिग्नल को बना सकती है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको बताना चाहिए। तो एक बार इनको अपने एंड से गो थ्रू करो, और अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये सिग्नल जो है वो यूजिंग इम्पल्सेस कैसे डिफाइन हो रहा है, इम्पल्सेस शिफ्टेड कैसे हो रही हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने मुझे इंटीमेट करना है। लेट्स एंड द रिकॉर्डिंग।